वेलकम बैक दोस्तों। आज की मूवी का नाम है फॉरेंसिक और एक मलयालम लैंग्वेज मूवी है जो 2020 में रिलीज हुई। उसी तरह एक सस्पेंस इन्वेस्टिगेशन क्राइम थ्रिलर मूवी है। आजकल से कुछ मूवीज ऐसी है जो कुछ कारणों की वजह से मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, उनमें से ये भी एक मूवी है। इस मूवी के बारे में बात करें तो मूवी मुझे बहुत ही अच्छी लगी। एंड तक मूवी सस्पेंस में ही चलती रहती है। मतलब एक सीरियल किलर आम आदमी का मुखौटा पहने हुए काफी सारी लड़कियों की हत्या करते रहता है। ऊपर से वो एक आम आदमी नजर आता है, लेकिन अंदर से वो एक राक्षस होता है। तो कौन है वो सीरियल किलर, क्यों लड़कियों को मारता था और उसके पीछे वजह क्या है, इसी पर बेस्ड है ये कहानी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही एक छोटे बच्चे को दिखाया जाता है जो फिलहाल अपने पापा के साथ एक चिकन की दुकान को आता है। लेकिन वो बच्चा उस मुर्गी का सर लेकर अपने घर आता है और उस सर को एक शीशे में बंद कर देता है। और बाद में हमें ये बात पता चलती है कि इस बच्चे ने काफी सारी जानवरों को शीशे में बंद करके रखा होता है। उन जानवरों को, इंसेक्ट्स को टॉर्चर करके मार चुका होता है। एक दिन ये चीज इसका पापा देख लेता है और इसका फादर इस बच्चे को बहुत मारने पीटने लगता है। देखते ही देखते ये बच्चा टीनेज की उम्र को आता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये बच्चा अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। और फाइनली वो बच्चा एक दिन अपने फादर को ही मार देता है। अपने फादर की लाश को अपने घर के पीछे दफना देता है। दूसरे सीन में एक डांस स्कूल को दिखाया जाता है जहाँ पर दिव्या नाम की एक छोटी बच्ची किडनैप हो जाती है। उस बच्ची के माँ बाप मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के बाद रितिका नाम की एक पुलिस ऑफिसर इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। लेकिन दूसरे ही दिन किसी जगह पर दिव्या की डेड बॉडी पाई जाती है। उस बच्ची के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद रितिका को ये बात पता चलती है कि कुछ दिनों पहले इसी तरह से एक बच्ची का मर्डर हुआ था और किडनैप करने वाले ने कोई फोन वगैरह नहीं किया, मतलब पैसों की डिमांड नहीं की। ये सोचते हुए रितिका ये प्रेडिक्ट करने लगती है कि शायद ये काम एक सीरियल किलर का हो सकता है। तो इस केस को और डिटेल से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए रितिका अपने सुपीरियर से एक फॉरेंसिक बंदे की डिमांड करती है और इस बंदे का नाम होता है सैमुअल जॉन, शॉर्टकट में सैम। सैम पुलिस डिपार्टमेंट में ही मेडिको लीगल एडवाइजर की तरह काम करते रहता है। और उसी तरह रितिका सैम की भाभी होती है। मतलब सैम का भाई जेवियर और रितिका की शादी हो चुकी थी। 6 साल पहले ये दोनों जुदा हो गए। रितिका और जेवियर को 2 ट्विंस बच्चियां पैदा हुई थी। एक दिन इनकी फैमिली जब मेले में गई थी तो रितिका की बेटी नव्या मिस हो गई और इनकी दूसरी बेटी का नाम होता है नयना। तो नव्या गुम होने की वजह से जेवियर रितिका पर ब्लेम करने लगता है। इस तरह से इन दोनों में झगड़े हुए और ये दोनों जुदा हो गए। रितिका नैना को अपने पास रखकर इसकी परवरिश कर रही होती है। सो इसी लड़ाई की वजह से रितिका सैम को उतना ज्यादा लाइक नहीं करती। दूसरे दिन रितिका शिखर नाम की एक बंदी को इस केस में इन्वॉल्व करती है और उसी तरह सैम पर नजरें रखने के लिए कहती है। ये बात सैम जानते हुए भी इस बात को लाइटली ले लेता है और एक्चुअली रितिका नैना को डॉक्टर अल्फोंस नाम के एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास उसका काउंसलिंग करवाती रहती है। और जब सैम इस केस के दरमियान में वहाँ पर जाता है तो सैम को ये बात पता चलती है। खैर इसी दरमियान में एक और लड़की किडनैप हो जाती है। उसके बाद सैम दिव्या की केस को बहुत ही डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करने लगता है, जहाँ पर सैम को ये बात पता चलती है कि इन बच्चों की हत्या किडनैपिंग से एक माइनर कर रहा है। और यही बात सैम रितिका को बताता है, लेकिन रितिका सैम की बातों पर भरोसा नहीं करती। तो रितिका को प्रूफ दिखाने के लिए सैम कुछ एग्जाम्पल्स को दिखाने लगता है। मतलब कुछ सालों पहले हमारे देश में और दूसरे देशों में कुछ माइनर सीरियल किलर्स गुजरे थे और ये केस भी इसी तरह का है। लेकिन इसके बावजूद भी रितिका सैम की बातों पर भरोसा नहीं करती। उसके बाद एक दिन अब्दुल वहाब नाम का एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर सैम के लैब आता है। अब्दुल वहाब के पास एक डीएनए होता है। इस डीएनए को और क्रिमिनल के डीएनए से मैच करवाने के लिए कहता है। तो उसी तरह से सैम उस डीएनए को मैच करने लगता है, तो वो डीएनए मैच नहीं होता। उसके बाद सैम अब्दुल वहाब से पूछने लगता है कि आखिरकार ये डीएनए किसका है। तो वहाब सैम को 2010 का केस सुनाने लगता है और उसी तरह वो रितिका का पहला केस था और अब्दुल वहाब का आखिरी। उस केस के बाद अब्दुल वहाब रिटायर हो चुका था। एक्चुअली केस ये है कि 2010 में बर्मा हाउसिंग कॉलोनी में भी ऐसे ही मर्डर्स हुए थे और वो सारे मर्डर्स छोटे बच्चियों के ही थे। उस वक्त इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को एक स्कूल बस में एक बच्ची पाई गई। उसके बाद पुलिस उस बस ड्राइवर को क्रिमिनल मानते हुए उसे अरेस्ट कर लिया और उस ड्राइवर का नाम था उबैद अहमद। लेकिन उबैद अरेस्ट होने के 2 महीने बाद फिर से उसी पैटर्न में हत्याएं होने लगी और डीएनए सैंपल्स मैच करवाने पर वो डीएनए सैंपल्स मैच होते हैं। मतलब पहले जो बंदा हत्याएं कर रहा था वो सीरियल किलर 2 महीने गैप लेकर फिर से अपना काम कंटिन्यू करता है। उसके बाद पुलिस क्रिमिनल के डीएनए से और उबैद के डीएनए से मैच करवाते हैं, तो वो मैच नहीं होता। मतलब किडनैपिंग्स, मर्डर्स वगैरह करने वाला उबैद नहीं था, जिसकी वजह से पुलिस उबैद अहमद को रिहा कर देती है।
तो उसी तरह से उस वक्त वो केस पेंडिंग रह गया। सो आजकल जो हत्याएं हो रही है वो उसी पैटर्न में हो रही है। इसीलिए अब्दुल वहाब उस क्रिमिनल के डीएनए को लेकर मैच करवाने लगता है, लेकिन यहाँ पर वो डीएनए मैच नहीं होता। अब्दुल वहाब रिटायर होने के बाद उबैद को अपना ड्राइवर बना लेता है। दूसरे दिन एक बंदा पुलिस स्टेशन आकर ये बताने लगता है कि इसने दिव्या की डेड बॉडी को देखा था और उस डेड बॉडी को ले जाने वाला 10 या 15 साल का बच्चा था। तो रितिका उस आदमी के बताए हुए तरीके पर एक स्केच बनवाती है। रितिका उस बच्चे की फोटो को मीडिया में, न्यूज़पेपर में फैला देती है। बाद में वो सैम के पास आकर कहने लगती है, तुमने जो कहा वही सही है, ये एक माइनर बच्चे का काम है, अगर ये केस सॉल्व हुआ तो सारा क्रेडिट तुमको ही जाता है। दूसरे दिन डॉक्टर अल्फोंस रितिका को अपने ऑफिस बुलाता है। डॉक्टर अल्फोंस रितिका को इस बच्चे के बारे में कुछ डिटेल्स बताने लगता है। इस बच्चे का नाम होता है रूबेन एलियस। कुछ सालों पहले इस बच्चे को जुवेनाइल होम से इस डॉक्टर के पास लाए काउंसलिंग के लिए। फिलहाल ये बच्चा फरारी में है और एक्चुअली रूबेन के केस को अल्फोंस को देने वाला डॉक्टर जयकुमार मीनन होता है। तो रितिका फौरन जयकुमार को बुलाती है। जयकुमार रूबेन के बारे में और कुछ बातें बताने लगता है। जब रूबेन 8 साल का बच्चा था तो रूबेन अपने 2 दोस्तों को कुएं में ढकेल दिया। उसके बाद रूबेन जुवेनाइल होम्स गया और वहाँ से रूबेन का केस जयकुमार के पास आया। तो जयकुमार रूबेन को ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया था। कुछ सालों बाद रूबेन के अंदर अच्छा खासा बदलाव आता है, लेकिन 2 साल पहले रूबेन के अंदर एक अजीब का बदलाव आया और वो सडनली जयकुमार को घायल करके वहाँ से भाग गया। उसके बाद जयकुमार रूबेन को नहीं देखा। रूबेन के बारे में सारा सब कुछ जानने के बाद रितिका रूबेन को ढूंढने में और उसे अरेस्ट करने में लग जाती है और यही बात वो सैम को भी बताती है। लेकिन दूसरे दिन किसी हॉस्पिटल में मालविका नाम की एक बच्ची का किडनैप हो जाता है। शिखा वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने पर शिखा को ये बात पता चलती है, किडनैप होने से पहले मालविका उस हॉस्पिटल की कैंटीन में एक चॉकलेट को खरीदा था और उस चॉकलेट का रैपर एक डस्टबिन में पाया गया है। और इसी तरह उस हॉस्पिटल की कैंटीन स्टाफ ये भी बताने लगती है कि उन्होंने रूबेन को वहाँ पर देखा था। तो सैम उस चॉकलेट को अपने लैब ले जाकर उसमें के डीएनए को टेस्ट करने लगता है। तो टेस्ट करने पर सैम को और शिखा को ये बात पता चलती है कि उस चॉकलेट में मालविका का डीएनए है, लेकिन रूबेन का नहीं। इससे सैम को ये बात पता चलती है कि रूबेन के पीछे एक और बंदा है जो रूबेन को अपने उंगलियों पर नचा रहा है। खैर दूसरे सीन में रूबेन को दिखाया जाता है जो मालविका को अपने कंधे पर लेकर जंगलों में जा रहा होता है और उस जंगल में एक पुरानी सी ट्रक होती है। रूबेन मालविका को उस ट्रक में छोड़ के बाहर आके बैठता है। थोड़ी देर बाद मालविका की लाश के साथ नैना उस ट्रक से बाहर आती है। मतलब ये सारी हत्याएं नैना कर रही होती है। उसके बाद सैम रितिका को कॉल करके उस डीएनए टेस्ट के बारे में और अपने अनुमान के बारे में रितिका को बताने लगता है, लेकिन रितिका सैम की बातों पर इतना तवज्जो नहीं देती। रितिका का बस अब यही इंटेंशन होता है कि वो किसी भी तरह से रूबेन को ढूंढे और उसे अरेस्ट कर ले। उसके बाद सैम, शिखा, अब्दुल वहाब ये तीनों उस चॉकलेट के डीएनए से और बर्मा हाउसिंग कॉलोनी क्रिमिनल के डीएनए से मैच करते हैं तो वो डीएनए मैच हो जाता है। मतलब 10 साल पहले जो मर्डर्स हो रहे थे वो मर्डर्स अब फिर से कंटिन्यू हो रहे हैं। वो सीरियल किलर फिर से अपना काम स्टार्ट कर दिया है। ये जान लेने के बाद सैम अब्दुल वहाब से उस केस के डिटेल्स मंगवाता है। उसके बाद अब्दुल वहाब सैम को किसी जगह पर ले जाता है। मतलब 10 साल पहले यहाँ पर डेड बॉडीज पाई गई थी। उस एरिया की अच्छी तरह से इंस्पेक्शन करने के बाद सैम किसी जगह पर खुदाई करने के लिए कहता है। जब वो लोग वहाँ पर खुदाई करते हैं तो वहाँ पर और कुछ बच्चों के स्केलेटन्स पाए जाते हैं। खैर दूसरे दिन सैम, जिस दिन मालविका किडनैप हुई थी उस दिन उस हॉस्पिटल को कौन कौन आया उसकी लिस्ट बनाने लगता है और चोरी चुपके उन सारे लोगों के डीएनए सैंपल्स कलेक्ट करके उस क्रिमिनल के डीएनए से मैच करने लगता है। और डीएनए सैंपल्स को देने वाले काफी सारे लोग होते हैं। मतलब पुलिस वाले होते हैं, शिखा होती है, अब्दुल वहाब होता है, डॉक्टर अल्फोंस भी होता है, लेकिन किसी का भी डीएनए मैच नहीं होता। और तभी सैम टीवी में ये न्यूज देखता है कि रितिका रूबेन को अरेस्ट कर लिया है। उसके बाद रितिका रूबेन को इंट्रोगेशन करने के लिए पुलिस स्टेशन ले जाती है और रूबेन अपना सारा जुर्म कबूल कर लेता है। इस इंट्रोगेशन की वीडियो को देखने के बाद सैम एक अजीब की चीज को नोटिस करता है। मतलब पूछताछ के दौरान रूबेन कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा था और इसी तरह उसके कान में एक हियरिंग ऐड होता है, जिसका मतलब कोई अनजान बंदा रूबेन को उस डिवाइस की मदद से रूबेन को कंट्रोल कर रहा है। और यही बात जानने के लिए सैम और शिखा ये दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं रूबेन से मिलने के लिए, लेकिन तब तक देरी हो चुकी होती है। रूबेन पुलिस स्टेशन में ही खुदकुशी कर चुका होता है और सैम चेक करने पर रूबेन के कार में एक ब्लूटूथ डिवाइस पाई जाती है। बाहर आने के बाद सैम शिखा को आसपास की सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करने के लिए कहता है
अगर कोई चीज और लगी तो इसे इन्फॉर्म करने के लिए कहता है। उसी दिन रात शिखा सैम को कॉल करके ये बताती है कि एक सीसीटीवी फुटेज में जेल के बाहर एक वैन नजर आई और रूबिन मरने के बाद वो वैन वहाँ से चली गई। और तभी सैम ये देखता है कि इसके घर के सामने एक ब्लू कार खड़ी है। जब सैम उस कार को चेक करने के लिए वहाँ पर जाता है तो पीछे से उबैद सैम पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। दूसरे दिन रितिका को ये बात पता चलती है इसके टीममेट की एक पुलिस वाले की बेटी मिसिंग है और पूछताछ करने पर वो पुलिस वाला रितिका को ये बात बताता है कि इसकी बेटी के पास एक मोबाइल फोन है, मतलब इसकी बच्ची अपने साथ अपना फोन लेकर गई है और रितिका उस फोन का लोकेशन ट्रैक करने की बात करती है। इस तरफ उबैद सैम को उस जंगल वाले ट्रक में लाके बांध देता है और उबैद सैम को नैना की वो वीडियो दिखाता है जहाँ पर नैना मालविका की लाश के साथ होती है। लेकिन उबैद सैम से कहने लगता है कि ये नैना नहीं है, ये नव्या है, रितिका की दूसरी बेटी। उसकी दूसरी बेटी अभी भी जिंदा है और मैं इस वीडियो को सोशल मीडिया में पब्लिश कर दूंगा। रितिका एक झूठे इल्जाम में मुझे जेल भेजा और मैं इसकी बेटी को बदनाम करके बदला लूंगा। लेकिन इसके लिए सैम मानता नहीं, जिसकी वजह से उबैद और सैम के बीच हाथापाई होती है और इसी हाथापाई के दौरान सैम उबैद से नव्या के बारे में पूछने लगता है कि वो कहाँ पर है। लेकिन तभी इन दोनों पर कोई अनजान बंदा फायरिंग करने लगता है और इसी फायरिंग में उबैद को गोली लग जाती है, उबैद की मौत हो जाती है। जब सैम उस तरफ देखता है तो वहाँ पर ब्लू कार होती है जो कल रात इसके घर के सामने खड़ी थी। सैम फौरन उबैद का फोन लेके उस कार के पीछे दौड़ने लगता है। कुछ दूर आने के बाद सैम को एक येलो वैन नजर आती है तो सैम उस वैन में बैठकर उस ब्लू कार का पीछा करने लगता है। इस तरफ रितिका और उसकी टीम उस फोन का जीपीएस लोकेशन ट्रैक करती रहती है और बाद में पता चलता है कि उस फोन का लोकेशन उस येलो वैन में दिखा रहा है। जब रितिका उस येलो वैन को रुका के उसकी डिक्की ओपन करती है तो उस वैन में उस पुलिस की बच्ची बेहोश पड़ी होती है। जब रितिका सैम को हिरासत में लेने ही वाली होती है, मौका देखकर सैम वही येलो वैन लेकर वहाँ से भाग जाता है। खैर 2 दिन बाद सैम अब्दुल वहाब की मदद से रितिका को अपने घर बुलाता है उसे सच बताने के लिए। सैम रितिका को नव्या की वो वीडियो क्लिप दिखाने लगता है। ये वीडियो क्लिप देखने के बाद रितिका को ये बात पता चलती है कि नव्या अभी भी जिंदा है और उस साइको किलर के कब्जे में है। उसके बाद सैम बताने लगता है कि वो साइको किलर नव्या की वीडियो क्लिप को सोशल मीडिया में पब्लिश करने से पहले हमें नव्या को ढूंढना होगा। अगर उसने ऐसा कर दिया तो ऑफकोर्स पुलिस नव्या को ढूंढने में लग जाएगी। लेकिन उससे पहले सैम डॉक्टर अल्फोंस के पास जाकर नव्या की मेंटल सर्टिफिकेट लेना चाहता है और पिछले 2 दिनों में सैम ने कुछ एरियाज की छानबीन की है तो सैम का शक होता है कि उसी किसी एरिया में नव्या हो सकती है। तो रितिका और जेवियर ये दोनों सैम के बताए हुए लोकेशन पर जाते हैं। सैम डॉक्टर अल्फोंस के पास आता है नव्या की बात बताकर नव्या की मेंटल सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए और सैम डॉक्टर अल्फोंस को अपनी कार में बिठाकर 10 साल हुए बर्मा हाउसिंग कॉलोनी के मर्डर्स के बारे में बताने लगता है और उस केस के इन्वेस्टिगेशन में सैम ने कुछ लोगों की लिस्ट को हासिल की है और इस लिस्ट में सैम ने क्रिमिनल का नाम प्रोनाफ करके रखा है। यह सुनने के बाद जब डॉक्टर अल्फोंस फौरन उस लिस्ट को ओपन करता है तो उसमें इसका ही नाम होता है, मतलब डॉक्टर अल्फोंस ही असली सीरियल किलर है। मतलब 10 साल पहले जो हत्याएं हुई थी और अब जो मर्डर्स हो रहे हैं वो सारे मर्डर्स डॉक्टर अल्फोंस ही कर रहा होता है। उसके बाद अल्फोंस अपने बारे में सैम को बताने लगता है और यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि मूवी की स्टार्टिंग में जिस बच्चे की कहानी दिखाई गई थी वो डॉक्टर अल्फोंस ही था। मतलब बचपन से ही अल्फोंस को जानवरों को टॉर्चर करने में बहुत मजा आता था। जब इसके फादर ने ये बात जान ली थी इसके फादर अल्फोंस को मारने पीटने लगा। लेकिन कुछ सालों बाद अल्फोंस अपने फादर को ही मार देता है, अपने घर के पीछे दफना देता है। खैर कुछ सालों बाद अल्फोंस ये काम छोड़ देता है, शादी कर लेता है, इसको एक बच्चा होता है और कुछ सालों बाद अल्फोंस की बीवी मर जाती है। लेकिन अल्फोंस अपने बेटे को माँ की कमी होने नहीं देता, अपने बच्चे को बहुत प्यार करते रहता है। इसके बेटे का नाम होता है नवीन। कुछ सालों बाद अल्फोंस को ये बात पता चलती है कि इसे ब्लड कैंसर है, जिसकी वजह से अल्फोंस फिर से अपना दिमागी संतुलन खो देता है। जब कभी भी अल्फोंस बच्चों की चीखें सुनता है तो इसे इरिटेट होने लगता है, तो अपने सेटिस्फैक्शन के लिए अल्फोंस बच्चियों को मारना स्टार्ट करता है और कुछ दिन बाद अल्फोंस बच्चियों को किडनैप करके अपने घर के ऊपर वाले कमरे में लाता है और उन बच्चियों को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करके मार देता है। इसी दरमियान में नवीन को अपने फादर पर शक होता है। वो ऊपर वाले कमरे में जाने की कोशिश करता है लेकिन अल्फोंस अपने बच्चे को रोक देता है, उसे समझा लेता है। एक दिन अल्फोंस और नवीन ये दोनों अपनी कार में कहीं पर जा रहे होते हैं। तभी अल्फोंस ये देखता है कि सामने रितिका सारी गाड़ियों की चेकिंग कर रही है। यह देखकर अल्फोंस फौरन अपनी गाड़ी घुमा लेता है और किसी जगह पर आने के बाद अल्फोंस अपने गाड़ी की डिक्की से एक बच्ची को उठाकर स्कूल वैन में रख देता है। मतलब उस वक्त अल्फोंस उस बच्ची को बेहोश करके अपने घर ले जा रहा था उसे मारने के लिए। और तभी ये चीज नवीन देख लेता है और दूसरे दिन टीवी न्यूज में ये न्यूज आती है
कि बच्चियों की किडनैपिंग के केस में स्कूल के बस ड्राइवर उबैद अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये न्यूज नवीन देख के शॉक में रह जाता है। और उसी वक्त अल्फोंस का डॉक्टर अल्फोंस को कॉल करके एक गुड न्यूज बताता है, अगर तुमको बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन किया जाए तो तुम बच सकते हो। इस तरफ नवीन उस ऊपर वाले कमरे में जाता है तो वहाँ का नजारा देखकर इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। वो एक कमरा नहीं होता, वो एक नरक होता है। उसी कमरे में एक बच्ची की लाश भी होती है। ये देखकर नवीन फौरन उस कमरे से बाहर आता है। तभी अल्फोंस अपने बेटे को ढूंढते हुए ऊपर वाले कमरे के पास आता है और नवीन अपने बाप को देखकर डरने लगता है, पीछे हटने लगता है और तभी इसका पैर फिसल के वो ऊपर से नीचे गिर के मर जाता है। तो अल्फोंस अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार रितिका को ठहराने लगता है, क्योंकि अगर उस दिन रितिका ने गाड़ियों की चेकिंग ना की होती तो नवीन इस चीज को ना देखा होता और उसकी मौत ना होती। इसलिए अल्फोंस अपना इलाज करवा के रितिका की दूसरी बेटी नव्या को किडनैप कर लेता है और नव्या को ना मारते हुए इसे एक कमरे में बंद कर देता है। इसी दरमियान में रूबिन इसके हॉस्पिटल आता है ट्रीटमेंट लेने के लिए और इसे देखकर अल्फोंस के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है और उसी तरह अल्फोंस उबैद के पास जाकर उसे भी भटकाने लगता है। तो एक मास्टर प्लान बनाकर अल्फोंस रूबिन को और उबैद को सीरियल किलर दिखाने की कोशिश करता है। खैर इस तरफ जेवियर और रितिका ये दोनों नव्या को फाइंड आउट कर लेते हैं और रितिका फौरन सैम को मैसेज करती है कि नव्या सेफ है और वो मैसेज अल्फोंस भी देखता है। खैर उसके बाद अल्फोंस सैम को बताने लगता है कि मेरे खिलाफ तुम्हारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जो मुझे क्रिमिनल ठहरा सके। सैम को जब ये बात पता चली कि बर्मा हाउसिंग मर्डर्स के पीछे अल्फोंस का हाथ है तो सैम अल्फोंस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने लगता है और उस इन्फॉर्मेशन में अल्फोंस का ब्लड कैंसर का इन्फॉर्मेशन भी होता है। अगर किसी भी बंदे को बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन किया जाए तो इसके बॉडी में डोनर का ब्लड होता है, लेकिन बाल, नाखून, स्किन सेल्स में उसी बंदे का डीएनए होता है। इस तरह से उस बंदे के अंदर 2 डीएनए होते हैं। जब मालविका के केस में सैम सारे लोगों के डीएनए सैंपल्स को कलेक्ट करता है तो ऑफकोर्स उसी वक्त सैम ने अल्फोंस के ब्लड सैंपल को भी लिया था। तो ऑफकोर्स ब्लड में डोनर का डीएनए होता है, इसलिए उस वक्त अल्फोंस का डीएनए क्रिमिनल के डीएनए से मैच नहीं हुआ था। लेकिन जब सैम अल्फोंस के स्किन सेल्स को टेस्ट किया था तो वो डीएनए मैच होता है। खैर ये जान लेने के बाद अल्फोंस सैम पर हमला करने लगता है। इस तरह से कार में ही इन दोनों की हाथापाई होती है। तो इसी दरमियान में इनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। तो अल्फोंस सीट बेल्ट ना लगाने की वजह से वो उस कार से बाहर गिर के उसकी मौत हो जाती है। सैम का सीट बेल्ट और एयर बैग ओपन होने की वजह से वो सेफ होता है। उसके बाद क्या था, रितिका और जेवियर ये दोनों अपनी फैमिली फिर से कंटिन्यू करते हैं। दूसरे दिन पुलिस सैम को पुलिस स्टेशन बुलाती है उसका स्टेटमेंट लेने के लिए और सैम से पूछने लगती है कि जब तुमको ऑलरेडी पता था कि अल्फोंस एक सीरियल किलर है तो तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया। तो सैम पुलिस वालों को झूठ बताने लगता है कि जब अल्फोंस इसके कार में बैठा था तभी सैम को ये बात पता चली कि अल्फोंस एक सीरियल किलर है और ड्राइविंग के दौरान अल्फोंस सैम पर हमला किया और सीट बेल्ट ना लगाने की वजह से अल्फोंस की मौत हो गई। लेकिन बाद में हमें ये बात पता चलती है कि सच कुछ और होता है। मतलब हाथापाई के दौरान सैम खुद अल्फोंस की सीट की बेल्ट निकाल देता है, जिसकी वजह से अल्फोंस उस कार से बाहर गिर के उसकी मौत हो जाती है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।